नमस्कार। सौराष्ट्र की इस धरती से एक बार फिर से आप सभी का बेहद ही स्वागत है। और सौराष्ट्र की जब बात की जाती है तो बात कच्छ की भी होती है। कच्छ की बात इसलिए भी होती है कि जो रंगीलो गुजरात ये स्लोगन है कहीं ना कहीं कच्छ पर बेहतरीन तरीके से लागू होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि कहीं की सुबह अच्छी होती है तो कहीं की शाम, लेकिन कच्छ की सुबह भी उतनी ही रंगीली होती है जितनी शाम। और इसीलिए मेहनतकश लोग वहां से आते हैं। और जब बात सौराष्ट्र की होती है तो उन लोगों की भी जरूर होगी जिनकी मेहनत की बदौलत वो इलाका, जिसको अरसे पहले तक ये माना जाता था कि पलायन बहुत ज्यादा वहां से होता रहा, और उसकी एक वजह ये थी कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। पानी की समस्या के चलते लोग वहां से निकलते थे, रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए भी गुजरात और बाहर जाते थे। तो ये एक मुद्दा था, लेकिन स्थितियां बदली हैं। दावा भी ये किया जा रहा है पानी की वो समस्या, जब ट्रेन से पानी पहुंचाने की बात होती थी उस स्थिति में बदलाव देखा गया। इन बदलाव के पीछे क्या क्या वजह रही, और इस बार चुनाव में जब सौराष्ट्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर गुजरात की सत्ता पर काबिज होना है तो सौराष्ट्र में जीत पक्की करनी ही पड़ेगी और तभी आप वहां तक, गद्दी तक पहुंच सकते हैं। तो क्या कह रहा है सौराष्ट्र और कितना बदला है सौराष्ट्र, इसी पर बात करने के लिए बेहतरीन मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया। मैं परिचय करा देती हूँ अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर हेमांग वसावड़ा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पिपलिया जी हैं, कन्वीनर हैं राजकोट जिला डॉक्टर सेल बीजेपी की तरफ से। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जॉक्सन भी हैं, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से आते हैं। और हमारे साथ एक और बेहतरीन खास मेहमान इस वक्त हैं कच्छ से, जो कि सीधे आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक पोमल जी। और अशोक जी, आप आज जो आपने एक तरीके से कच्छ की जो वेशभूषा है उसको दर्शाने की भी यहाँ पर कोशिश की है। कच्छ का एक ट्रेडमार्क है, और जिस मेहनत की मैं बात कर रही हूँ, कच्छ में हर इंसान एक कहीं ना कहीं से कोई कारीगरी लेकर निकलता है। शुरुआत जरा मैं उसी से करना चाहूँगी। जैसे कच्छ है एक कलरफुल है, सौराष्ट्र रंगीला है, तो कच्छ तो कलरफुल है। तो हर एक उस पर कुछ न कुछ कलरफुल, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है काफ़ी कलरफुल्स है। हर एक हमारी सुबह और शाम कुछ रंगीन होती है, चाहे दोपहर की गर्मी ज़्यादा हो, लेकिन हमारी कच्छ की सुबह और शाम कुछ न कुछ अलग रंगीन रहती है। और इसके साथ हमारा जो पहरवेश भी है वो कलरफुल है। और आज मैंने भी जो पहना है काला कॉटन, जो वहाँ पर किसान है वो कॉटन करते हैं, और उसके बाद वो कॉटन हम पहनते, जो स्किन के लिए भी अच्छा है और धूप भी कम लगती है और इनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये स्पेशलिटी है वहाँ की, कच्छ की आप ये बता रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को बताया, लेकिन इसी बात की शुरुआत मैं जरा डॉक्टर हेमांग जी आपसे करूंगी। जो बात यहाँ पर कही गई वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, बदलाव की कहानी अगर किसी ने लिखी तो वो एक कच्छ है, ऐसा माना जाता है। पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो कच्छ ने तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया कि किस तरह से बदल सकते हैं। और अगर आपके अंदर काबिलियत हो, आपके पास तक योजनाएं पहुंच रही हो, आपको लगता है कि ये बात इस वक्त सरकार के पक्ष में जाती है, जिस बदलाव की कहानी कच्छ से शुरू होकर बीजेपी दावा कर रही है। दावा बिल्कुल गलत है। नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचा है। पिछले 2-3 महीने पहले ही चुनाव को ध्यान रखकर मेन जो कैनाल है उसको खोला गया है। सेकेंडरी टर्सरी कैनाल अभी नहीं बने हैं। कच्छ को क्या मिला है इस शासन में? रणोत्सव मिला है। उनका पब्लिसिटी बहुत हुआ है, वो मैं स्वीकारता हूं कि हर एक इंटरनेशनल स्टेज पर रणोत्सव की बात हुई तो दिसंबर में, जनवरी में बहुत टूरिस्ट वहां आते हैं, और उसकी वजह से पूरे साल में 2 महीने तक रोजगार बढ़ता है। वो भी मुझे मालूम है कौन आदमी टेंट डाल रहा है, किसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये जब टूरिस्ट आते हैं तो बाहर से कंपनियां लाई गई है, टेंट कौन खड़ा करता है? कच्छ के लोकल लोग हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन किसको दिया गया है? बदलाव जो है गुजरात पूरे में, कच्छ की बात नहीं करते, उसका श्रेय गवर्नमेंट को नहीं, यहाँ की पब्लिक को जाता है। उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। कहीं ना कहीं रोजगार की आप बात करो तो एक भी बड़ा इंडस्ट्री लाइक भेल,
जैसा इंडस्ट्री कोई नहीं आया है, न तो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसा आईटी हब गुजरात में बन रहा है। जो भी कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है अपने लोगों को मदद करने की, जैसे केपीटी अदानी को दे दिया गया, फिर आप बताओगे कि यहाँ पोर्ट डेवलप हो रहा है, वहाँ से सारा ड्रग्स आ रहा है, आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, छोटी मछली पकड़ी गई है, फिर भी 23,000 करोड़ का ड्रग एक ही पोर्ट से अंदर आने पर आज तक पोर्ट उसके पास में ही है, न तो कोई केस रजिस्टर हुआ है। तो ये कच्छ की हालत है। ओके, तो आपने ये जो बात कही, डॉक्टर दीपक से मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन मैं ये हिमांग जी, जो आपने कहा कि लोगों को जाता है श्रेय अपने आप को खड़ा करने का, आपको लगता है कि सरकार की बिना किसी हेल्प के, बिना किसी नीति और योजना के यहाँ पर जो कुछ हुआ वो लोगों ने किया, यही आप कह रहे हैं? हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। आप मुझे गवर्नमेंट की ओर से बड़ी इंडस्ट्री बताओ, 35,000 करोड़ का पैकेज, 22,000 करोड़ का पैकेज, यहाँ कोई इंडस्ट्री वाले नहीं है, उनसे पूछो कि क्या पैकेज मिला आपको, कि क्या मिला आपको, इंडस्ट्री वालों को तो पूछो। वही लोग बोलते जा रहे हमने 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 किसी इंडस्ट्री को आपने जीएसटी से कोई रिलीफ दिलाया कोरोना काल में? पूरे इंडस्ट्री ठप थे। क्या किया? ठीक है। तो ये सब प्रजा कर रही है, एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। एक आप मुझे आईटी का बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट का यहाँ दिखाओ, आप बड़ा इंडस्ट्री, मैंने भेल का नाम दिया, ऐसा बड़ा इंडस्ट्री सौराष्ट्र विस्तार में गवर्नमेंट का आप मुझे दिखाओ, कहीं नहीं है। ठीक है डॉक्टर दीपक, तो क्या जितनी योजनाएं जिनकी बात की जा रही है, जो आरोप लग रहा है, क्या वो हवाई है? ये जितनी योजनाओं के बारे में पानी पहुंचाने, क्योंकि मील का पत्थर की ट्वीट अगर हो रहे हैं और जो आंकड़े कह रहे हैं कि कच्छ तक, हर घर तक, समुद्र की रेखा से सटे हुए हर जगह तक पानी पहुंचा है, तो क्या वो खोखले वादे हैं? नहीं, वादे एकदम सच्चे हैं और काम हुआ है। 2001 में जब भूकंप आया था गुजरात में, कच्छ में, तब पूरी दुनिया का ऐसा मानना था कि कच्छ दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। पब्लिक भी वही थी, तब की सरकार ने ऐसा एक्शन लिया, ऐसी पॉलिसी रखी, उसकी वजह से आज कच्छ हरा भरा हो गया है। जिस कच्छ से लोग भाग रहे थे, लोग तो भाग रहे थे, पशुधन भी भाग रहा था वहाँ, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं था, उद्योग नहीं थे, कुछ धंधा नहीं था। वो सारी परिस्थिति में उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार ने बदलाव लाया, नर्मदा योजना के माध्यम से उधर पानी पहुंचाया और इंडस्ट्री पॉलिसी जो नई उस तरह की डिक्लेयर किया, उसकी वजह से आज कच्छ में, पूरा कच्छ आप जाओगे, यहाँ सामख्याली से आगे जाओगे तो भुज तक आपको पूरी इंडस्ट्री फैली हुई दिखेगी। कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी है। पानी का अभी जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं सर, नहीं, ये पहले जरा इंडस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि उनका आरोप था कि एक भी इंडस्ट्री जो है वो गुजरात में आई ही नहीं है, और जितनी भी आप बात कर रहे हैं उन सब में कोई दप नहीं। जरा उसका जवाब पहले दीजिए। कच्छ में बहुत सारी इंडस्ट्रियां अभी चल रही है। इसी की वजह से कच्छ में पलायन जो था वो तो रुक गया। बाहर से भी अभी मजदूर लोग, गुजरात बाहर से जो मजदूर लोग हैं, वो अभी कच्छ में स्थायी होने लगे हैं। दूसरी जो बड़ी इंडस्ट्रीज की साथ बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप के साथ एयरबस का जो गठबंधन हुआ, बड़ौदा के नज़दीक जो इंडस्ट्री बन रही है एयरबस के साथ, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। सेमीकंडक्टर जो पूरे विश्व में कहीं नहीं बन रहा है, तो सेमीकंडक्टर साउथ कोरिया, जापान की कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है, वो भी गुजरात में आने वाले हैं। मारुति का कार है, टाटा का कार है, बड़े बड़े प्लांट कहीं लगे हुए हैं। तो इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री है। मैं राजकोट की आपको बात करूंगा तो राजकोट के अगल बगल में कम से कम छोटे बड़े 10,000 यूनिट अभी इधर लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज के। कई इंडस्ट्री 5 मजदूर से लेके 1,000 मजदूर तक का जो रोजगारी दे रहे हैं। आपको पूरे देश में कहीं भी जाएंगे तो राजकोट या गुजरात के कोई भी आदमी 15-20 हज़ार के रुपये के काम के लिए गुजरात छोड़ के नहीं जाएगा। पूरे देश से इधर क्यों आ रहे हैं लोग? डॉक्टर हिमांग, जवाब मिल गया हो तो मैं फिर दूसरे। हाँ, मेरा सीधा क्वेश्चन है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैंने भेल का नाम भी दिया आपको, भारत हेवी इलेक्ट्रिक
लिमिटेड। सर आप जी, मुझे ये बताइए, मैं जो 2014 बोला, तक जो मैं बोल रहा था कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है ये यहाँ के लोगों की वजह से हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग क्राफ्टेड एंड क्रिएटेड बाय द लोकल पीपल। आप गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री है उसका आप मुझे नाम बताइए, पीएसयू का नाम बताइए, और गवर्नमेंट का बड़ा आईटी सेक्टर का कोई हब ओके, है। ठीक है। टाटा का तो जो आप बता रहे हैं वो सानंद में प्लांट बंद हो चुका है। देखो, आप अभी बता रहे हैं आएगा आएगा आएगा, वो तो 22 साल से हम सुन रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो नाम बताओ ना भाई, कि देखिए, ये गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर का बड़ा इंडस्ट्री यहाँ शुरू हुआ। आज़ादी का 75 साल हो गए। 2014 से पहले जो पब्लिक थी वही पब्लिक अभी है। पब्लिक ने अगर किया होता तो बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती। पब्लिक में तो था ही जुनून, मगर उसको हवा देने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला नेतागिरी चाहिए था। 2014 से पहले तो आप भी जानते हैं किसकी सरकार थी, तो गुजरात को एक तरीके से उसने साइडलाइन ही कर दिया था। तो जितनी भी तत्कालीन सेंट्रल की गवर्नमेंट थी वो गुजरात में, आप भी जानते हैं, गुजरात की नेतागिरी साइडलाइन थी, गुजरात स्टेट साइडलाइन था। 2014 से ये स्थिति में बदलाव हुआ है। सरकार गुजरात पे फोकस कर रही है। और आप जो पीएसयू की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का उद्योग की, तो अभी तो मोदी साहब को सत्ता संभाले। ओके, ठीक है। डॉक्टर हेमांग, मैं इसी में जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो बात उन्होंने कही, जब प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर जनता से बात की, खासकर आपने जब सोनी योजना के बारे में सुना होगा, और जब प्रधानमंत्री आया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी समुद्र के तट रेखा से सटे हुए गांव थे, खासकर गुजरात के, सालों साल उनकी अनदेखी होती रही। ना तो केंद्र की तरफ से उन पर ध्यान दिया गया, ना जब आपकी सरकार यहाँ थी ध्यान दिया गया। और अब पलायन रुका, समृद्धि का द्वार जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया वो आया, और इसी के साथ में नर्मदा जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, उसको भी आप झुटलाएंगे क्या? नर्मदा, आपको ख्याल होगा कि उनका शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये आपको याद रहेगा। बिल्कुल याद है, उन्होंने किया था। कब किया था? आप इतिहास पढ़ के आओ भाई, डिबेट में हो। नहीं, शिलान्यास किया, जवाहरलाल लेकिन नेहरू अभी जी ने हाँ। शिलान्यास किया था। पूरी योजना जो है वो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी। बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना जोरों से कांग्रेस सरकार में हुआ, नजदीकी विस्तार में जब बात दूर की आई, कच्छ दूर है नर्मदा से, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते गवर्नमेंट बदल गई थी और फिर काम रुका हुआ था। सेकेंडरी चैनल अभी नहीं बने हैं, टर्सरी नहीं बना है। बोल देना तो बहुत ईजी है। मुझे ये बताओ कि नर्मदा का पानी मिलता है वो मुफ्त में मिलता है या कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, ग्राम पंचायत को पैसा देना पड़ता है? ये मेरा सीधा प्रश्न है। चलिए, आज करोड़ों रुपया का बिल राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर लग गया है पानी का। मैं जरा अशोक जी, क्योंकि वो कच्छ से ही आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जरा उनसे हकीकत जानना चाहूंगी, क्योंकि जो यहाँ पे आरोप लग रहे हैं, ये पानी घर घर पहुंचाना और खासकर नर्मदा के पानी जिसका क्रेडिट लेने की, ऐसा लग रहा है कि अब जो बात यहाँ पर इससे पहले भी हुई थी वही बात यहाँ फिर से आई, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया। क्या सच्चाई क्या कहती है, वहां पर है क्या सच्चाई? सच्चाई तो ये है कि आज से जो 20 साल पहले अर्थक्वेक के बाद जो कच्छ का डेवलप हुआ है वो बहुत डेवलप हुआ है। और नर्मदा की बात है तो बॉर्डर के जो हमारे जवान हैं वहाँ तक पानी पहुँच चुका है, जो पीने का पानी रहता है। पूर्व कच्छ जो है उसमें पूरी कैनाल में पानी है, और पूरे पानी जो पूर्व कच्छ रहता है तो पूरा हरा भरा हो गया है। रही बात पश्चिम कच्छ की, उनकी जो योजना है अभी वो चालू है, तो ऐसा मैं मना नहीं कर सकता कि ये डेवलप नहीं हुआ है। पानी का भी हुआ है, वरना कच्छ में 3 साल में अकाल पड़ता था, फिर जो माइग्रेंट होते थे, आज वो सब वापस अपनी खेती संभाल रहे हैं, तो ये विकास तो हुआ है। तो ये जो कच्छ तक विकास की परियोजनाएं हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहुंची हैं, क्योंकि आप वहां से आते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीकत कच्छ की क्या बोलती है, क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ रन ऑफ कच्छ के अलावा कच्छ में कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, रन ऑफ कच्छ के सिवा बहुत सी योजनाएं हैं, तो ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है। कहीं बहुत त्रुटियां भी हैं जो संभालनी पड़ेगी।
लेकिन विकास 20 साल में बहुत हुआ है। रास्ते बने हैं, नर्मदा का पानी है और औद्योगिक विकास हुआ है। जो पहले कच्छ में कोई कंपनियां नहीं थी तो आज 500-700 से छोटी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो विकास तो हुआ है। लेकिन उसे संभालने के लिए कुछ न कुछ हमें आगे बढ़ना पड़े, ये सही बात है। ठीक है डॉक्टर हिमांश, आप जल्दी से, क्योंकि इन्होंने ये वहाँ से आते हैं, ये वहाँ की हकीकत बता रहे हैं, मैं अपने एक और मेहमान जो इंतजार कर रहे हैं उनके पास जाऊँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आरोप इस तरह से कांग्रेस लगा रही है, कम से कम कुछ तो ऐसी बात होगी ना 27 साल में? और कच्छ में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं रन ऑफ कच्छ में आने का, और उसके बाद वहाँ व्यापार बढ़ता है, तो आपको लगता है कि ये भी खोखली बात है? नहीं, खोखली बात मैं कहीं नहीं बोला। मेरा आरोप अति स्पष्ट था कि प्राइमरी कैनाल बने हैं, सेकेंडरी या टर्सरी नहीं बने हैं। दोनों महानुभाव में से किसी ने ये नहीं कहा कि सेकेंडरी कैनाल भी बन गए हैं, टर्सरी भी बन गया है, कोई नहीं बोला। इंडस्ट्री का जो बात बार बार आप कर रहे हो वो सब प्राइवेट प्लेयर्स है। मैं यूपीएस का बात कर रहा था, गवर्नमेंट अंडर टेकिंग का कोई भी बड़ा यूनिट वहां नहीं आया है और पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, उसके साथ में कच्छ का भी हो रहा है। लेकिन वहां गवर्नमेंट का क्या क्रेडिट, ये आप सीधा पूछो। कोई खास डिस्काउंट दिया गया वहां इंडस्ट्री को? हाँ, अपने लोगों को मुफ्त में जमीन बांट दिया है, वेंकैया नायडू को भी जमीन दिया है 1 रुपये मीटर में, वो अलग बात है। लेकिन आम इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई रियासत कच्छ के लिए स्पेशल डिक्लेयर हुई है? कोई पैकेज डिक्लेयर हुआ है? उनको ऊपर से एक्सपर्ट ड्यूटी निकाली गई है? क्या है ये तो आप जनता को उजागर करो। ठीक है, अर्थक्वेक के बाद तो फ्री किया था इंडस्ट्रीज को, फ्री इंडस्ट्रीज हुई थी जो इसको डेवलपमेंट के लिए। अर्थक्वेक के बाद तो फ्री हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, काम तो हुआ है, त्रुटियां रहती है। चलिए ठीक है, मैं अब दूसरे मुद्दे पर आती हूँ, क्योंकि हम शिक्षा की भी यहाँ बात कर रहे हैं, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जी, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप वहां से आते हैं। शिक्षा के जो दावों की बात की जाती है, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आते हैं और वो स्कूलों में जाकर दिखाते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था की इस इलाके की हकीकत क्या कहती है? शिक्षा के बारे में अगर मैं बताऊं तो शिक्षा में बहुत सारा परिवर्तन आया है। पहले जो था इसमें अभी जो हम भी सब जानते हैं कि जो परिवर्तन संसार का नियम है, सरकार के साथ लोग भी बदले हैं। सरकार ने अच्छा काम भी कहीं जगह किया, कहीं जगह जो कोमल भाई ने बताया ऐसे त्रुटियाँ भी कई जगह एजुकेशन में। फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 20 साल में सरकार ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, एजुकेशन में काम हुआ है, आगे भी चलता रहेगा। जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं या कोई दूसरे कोई पक्ष के लोग बोल रहे हो तो अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, वो तो पॉलिटिकल है, उसका एजेंडा है। लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात में काम एजुकेशन में अच्छी तरह से हुआ है, इससे अच्छी तरह से हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, ठीक है। डॉक्टर दीपक, दूसरा मुद्दा है जिसकी बात अभी यहाँ पर की जा रही है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बात की जा रही है, कच्छ के इलाके को छोड़ दें तो बहुत सारी त्रुटियां जिनकी बात की जा रही है, वो ऐसी बातें हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती है। और इसीलिए 2017 में बीजेपी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो सौराष्ट्र के इलाके में हुआ। इस बार आपने टिकटें तो बदल दी, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, खासकर लोग कह रहे हैं कि जहां तक सड़कें आनी चाहिए, सड़कें नहीं आ पा रही हैं। एक पानी का एक मुद्दा है जिसको आप सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं इसमें किसकी कमी रह गई? 2017 की जो आप बात करते हैं तो उसका मुद्दा अलग ही था। कुछ सीट गंवाई थी जरूर हमने, मगर वो पाटीदार अनामत आंदोलन की वजह से गंवाई थी। डेवलपमेंट के मुद्दे से एक भी सीट हमने नहीं गंवाई। रही बात सड़कों की और पानी की, तो 2013 में जब मोदी साहब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने सौनी योजना, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया। तभी भी ये कांग्रेस वाले मित्र सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे कि ऐसी कोई योजना, ऐसी स्कीम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सौराष्ट्र का जो आकार है, वो चाय की जो डिश होती है वो उल्टी रख दे तो ऐसा हाल है। तो वहाँ कैनाल से तो पानी पहुँच ही नहीं सकता है। उसकी वजह से ढाकी में जो दुनिया का अभी बहुत बेहतरीन देखने लायक जगह बनी है, 200 फीट तक पानी अपलिफ्ट होता है और वहाँ से
केनाल में और पाइप में छोड़ा जाता है। तो उसकी वजह से आज सौराष्ट्र के 115 डैम और रिजर्वर जो बोलते हैं, सरोवर, तालाब छोटे बड़े, वो भरा जाता है। जो सौराष्ट्र में एक दिन पानी की वजह से पलायन हो रहा था, सूरत और अहमदाबाद यहाँ से लोग जा रहे थे, भाग रहे थे, यहाँ धंधा रोजगार नहीं था, पानी नहीं था, खेतीबाड़ी नहीं थी। तो ये सोवनी योजना के बाद अब आप देख सकते हो कि सौराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी आई है। जो पलायनवाद था वो भी रुका हुआ है। और कई किस्से तो हमने ऐसे सुने हैं कि अभी सूरत से, अहमदाबाद से जो लोग भूतकाल में गए हैं वो अभी वापस अपने वतन आ रहे हैं और यहाँ धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये एक विल पावर से हुआ है और जो इम्प्लीमेंट करने की दृढ़ता है सरकार में, और दृढ़ता की वजह से आज सौराष्ट्र के 115 रिजर्वर, डैम सब भरा जा चुका है। पानी की तंगी बिल्कुल नहीं है। आज राजकोट में तो गवर्नमेंट जो 4 महानगर है उसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि 24 घंटे हम पानी दें। अभी जो 1 घंटा आता है तो वो 24 घंटे पानी देने के लिए अभी सरकार योजना बना रही है। उसके लिए पाइपलाइन भी अभी डाल दिया गया है। बहुत थोड़े से नजीक में ही 24 घंटे पानी मिलना महानगरों में चालू हो जाएगा। सौराष्ट्र का एक भी गांव ऐसा नहीं है, सौराष्ट्र हो या गुजरात का, कि जहां पक्की सड़क ना हो। क्योंकि वाजपेयी सरकार 1988 में जब आई थी तभी उसका सपना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना देश का ग्रोथ, देश का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जीडीपी उससे भी बढ़ता है। वही विजन से मोदी जी काम कर रहे हैं। आज देश भर में कहीं भी हो तो बिजली आज 24 घंटे पहुँचाई है। सौराष्ट्र, गुजरात के एक गांव में 24 घंटे बिजली ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से पहुंचाई है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। डॉक्टर हिमांगी, इतने सारी एक लंबी फेहरिस्त है जिसका इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। पानी की बात, दूसरी तरफ बिजली की बात और सड़कों की, बुनियादी जो बातें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं। क्योंकि हम भी गुजरात में घूम घूम कर जब लोगों से बात करें तो सब लोगों का एक ही जो बात है वो निकल कर आती है कि यहाँ का हर आदमी इतना स्वाभिमानी है, सबके दिमाग में ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए। और इसीलिए जो फ्रीबीज की बात की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप लोग जो फ्री में बिजली, फ्री में तमाम चीजें देने की बात करते हैं, वो यहाँ के लोगों को क्लिक नहीं करता है। वो कुछ और ही सोच रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर। पहले मैं ये बता दूं कि 1 घंटा पानी एक भी महानगर में नहीं दिया जाता है, 20 मिनट पानी आता है। आप 1 घंटा बोले हैं। दूसरी बात, मीटर वाली आपने बात करी, 24 घंटे पानी, इट इज़ पेड वाटर, उनके ऊपर मीटर लगना है, फ्री नहीं मिलने वाला है, समझो। तो आप, हम यही कह रहे हैं। जो शिक्षा की बात कहेगी वो भी जरा बिल्कुल झूठ बात बोला है साहब ने। दावे के साथ मैं उनसे पूछता हूं कि कितनी सरकारी शालाएं 27 साल में बनी, कितनी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज इन 27 ईयर्स बनी, कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनी। आप मुझे फिगर दे, फिर आप बोले कि शिक्षा में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। जो भी हुआ है प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अपने बंदे को पैसा कमाने के लिए यूनिवर्सिटी मंजूर कर दिया गया, स्कूल मंजूर कर दिया गया। एक भी नई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 27 साल में बनी है। तो साहब आप बताओ। डॉक्टर हिमांग, आपने जो ये बात कही, क्योंकि आपने शुरुआत से लेकर अब तक जितनी बात कही उससे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं है ना, हर फ्रंट पे, किसी फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि 27 साल से बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो इसमें उसकी कोई खूबी है या कांग्रेस की कोई कमी है या जनता के मैंडेट पे सवाल है? सबसे पहले मैंने कहीं नहीं कहा कि गुजरात में कुछ हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोला हूं मैं। और चुनाव जीतने के तरीकों में काफी तरीके हैं जो ये एजेंडा में डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। मूल जो मुद्दे होते हैं उससे अलग होके नए मुद्दे लाके वोट लाए जा सकते हैं, वो सब समझते हैं। मूल मुद्दे, महंगाई की क्या बात है, बेरोजगारी की क्या बात है, वो सब मुद्दे अगले 4 दिन में आप देखेंगे फील्ड से चले जाएंगे। तो मतलब जनता और मुद्दों पर वोट नहीं दे रही, आप ये कह रहे हैं? कोई और मुद्दे आएंगे जो हावी हो जाएंगे। तो ये बात नहीं है। अगर उनमें दम है तो अपने काम पर मत मांगे ना, कहाँ ना बोल रहे हैं। अरे डॉक्टर हिमांग, वही तो जवाब, धर्म, एग्जैक्टली मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर हिमांग
कि क्या जनता जो है आप उसको नासमझ समझ रहे हैं कि वो बेसिक मुद्दों पर वोट नहीं देती है, बल्कि जो आपने बात कही कि 4 दिन में मुद्दे बदल जाते हैं, उसी बिना पर 27 साल से बीजेपी को जिता रही है जनता? मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेसिक मुद्दे जो होते हैं वो चुनाव के आखिरी पड़ाव में गायब हो जाते हैं, और बातें आ जाती है और बातें पर वोटिंग होती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जनता ना समझ है, कभी नहीं ये कहता, बड़ी समझदार जनता है, लेकिन वो जो मुद्दे चाहती है, वो जो समझती है, वो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं कोई अलग मुद्दे आते हैं और उसके ऊपर वोटिंग होता है। तो डॉक्टर हिमांगी, इसमें किसका फेलियर है? क्या कांग्रेस का फेलियर है ये कि कांग्रेस उन मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पा रही जो वोट पा सके वो पार्टी? जरूर से जब कांग्रेस हार रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिफॉर्म करना चाहिए। 27 साल से अगर कांग्रेस हारी जा रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिकंसिडर करना चाहिए, और कर रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, इट इज सो, रिजल्ट जो दिखते हैं वो यही दिखते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। हम हार रहे हैं, लोकसभा में भी हारे हैं, राज्यसभा धारासभा में भी हम हारे हैं, स्थानीय चुनाव भी हम हारे हैं। तो कांग्रेस जरूर सोच रही है, नया डिसीजन लेंगी और बात करेगी, और काउंटर एक्शन जो करना है वो करेगी। वो हाईकमांड का काम है, करेंगे। तो इसमें देर नहीं हो गई है काफी? कब करेंगे, मतलब चुनाव से ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2022 का चुनाव आखिरी पड़ाव नहीं है, अगला चुनाव भी आने वाला है। तो आप सीखते जाते हैं, गलती करेक्ट करते जाते हैं, और a day will come when we'll be back, maybe in 2022 डॉक्टर हिमांग, मैं जो कह रही हूं, हम वापस आएंगे। इसको कृपया करके 8 दिसंबर तक राह देखिए, ओके, इंतजार करो, हो सकता है हमारी सरकार बन जाए। ठीक है। अब क्योंकि जो मैं बोलने वाली थी फिर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, लेकिन ये तो मैंने आपकी बातचीत से जो बात निकल के आई है कि क्या कांग्रेस पहले से हार मान चुकी है, जो आप बात कह रहे हैं? 125 सीट के साथ गवर्नमेंट बना रहे। आपकी दोनों ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन था। एनीवेज डॉक्टर दीपक, मतलब आप मुद्दे भटक चुके हैं क्या? क्योंकि हम मुद्दों पर आना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है हम मुद्दों पर आना चाहते हैं, लेकिन 4 दिन में आप बाजी पलट देते हैं, मुद्दे पलट देते हैं, और यही जीत की का मंत्र है आपका? ऐसी बात नहीं है। लोगों को जो चाहिए, बेसिक सुखाकारी जो चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट दे रही है। चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे रोजगारी हो, चाहे धंधा हो, उद्योग हो। बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसमें ये सभी का संयुक्त समावेश किया हुआ है। लोगों को पानी मिल रहा है, लोगों को बिजली मिल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं आप 4 दिन में मुद्दे पलट देते हैं, आप पाकिस्तान पर आ जाते हैं, वो आप सद्दाम पे आ जाते हैं। यही तो उन्होंने बात कही। हमने जो काम किया है वो हम दिखाते हैं, और उसी के बल पर ही हम वोट मांगने जाते हैं। हक से मांग रहे हैं कि हमने ये काम किया है तो हमको वोट दो। मुद्दे भटकाने की कोई बात ही नहीं है। तो कौन भटकाता है मुद्दे? फिर मुद्दा कांग्रेस वाले भटकाते होंगे, आप वाले भटकाते होंगे। हमारा तो एक ही है कि जो ये हमने किया है तो हमको हमारा हक बनता है। अगर जो बोला है वो भी किया है, हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें जो हमने बोला है वो हम कर रहे हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, आप देख लो, ये लोग बाद में बोलेंगे कि ये भटकाने की बात है, तो राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में था। गुजरात के मैनिफेस्टो में नहीं था। गुजरात के मैनिफेस्टो में नहीं था, मगर इफेक्ट तो पड़ता है ना। ओके, गुजरात के मैनिफेस्टो में जो है वो मैंने आपको बोल दिया, पानी, बिजली, धंधा, रोजगार, सड़क, वो सब हमने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मुद्दे कोई भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मैं, क्योंकि वक्त की भी बात है और मैं ऑडियंस के पास भी जाऊं, लेकिन अशोक जी, क्या वाकई में इस बार सौराष्ट्र में मुद्दों का अभाव है? क्योंकि जो पाटीदार मुद्दा था वो अब जा चुका है। बीजेपी इस बात को लेकर काफी खुश है कि जो नेता उस वक्त वोकल थे वो सब अब उनकी तरफ आ चुके हैं। आपको लगता है इस बार जो सौराष्ट्र का जो चुनाव है मुद्दा विहीन हो गया है, इसीलिए ये मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा ऐसे रहते हैं कि ये काफ़ी अलग मुद्दे हैं, लेकिन जनता है वो काफ़ी अलग सी जानती है। जैसे कच्छ की मैं बात करूँ तो कच्छ में 5 सीटें भाजपा को आती है और 1 सीट कांग्रेस को भी आती है। तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ रहता है। कभी एक समय ऐसा था कि सभी सीटें कांग्रेस को आती थी और 1 सीट भाजपा को आती थी।
लेकिन पूरा 20 साल के बाद ये पूरा पलट गया है। क्यों पलटा, वही तो जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां रह गई है। तो अभी का जो माहौल है, तो अभी 5 सीटें और 1 सीट में है, तो अभी कुछ कांग्रेस वाले भी सक्रिय हो गए हैं कि कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो भाजपा वाले हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। दोनों पक्ष में जो काम करेगा वही जनता के सामने आएगा, तो ही हो सकेगा काम और डेवलप हो सकेगा। इसीलिए जनता के मैंडेट पर तो सवाल कभी खड़ा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि है और वो जानती है कि किसके दावे में और इरादों में कितना दम है। और इसीलिए मैं डॉक्टर हिमांग मैं जनता के पास आऊं, जनता के मैंडेट पर तो सवाल नहीं है ना, क्योंकि आपने खुद ये माना कि कांग्रेस में अगर कुछ कमी है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश है। जरूर है ना, इसलिए तो हारे हैं। ना बोल सकते हैं क्या कि कांग्रेस जीतती है, गवर्नमेंट बनाती है? नहीं है, फैक्ट है तो एक्सेप्ट करना ही है। और हारे हैं तो कोई वजह भी होगी, वैसे तो नहीं हारते। चलिए ठीक है, मैं जरा ऑडियंस के पास आना चाहूंगी। एक सवाल जी पूछिए। तो मुझे लग रहा है कच्छ की बात कहीं पे भी आती है तो सब मतलब दिमाग सबका कैसे हो जाता है पता नहीं। कच्छ की बात होती है और विरोध शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ आकर के जो देखा, कच्छ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कच्छ में जो कच्छी और कच्छियत कच्छ के लोग ऐसे हैं, वो कभी अपने बोलते हैं खाखत खंत और खमीर, हमारी गुजराती की कहावत है, अपने बल पे खड़ा हुआ है। और कच्छ में पानी की मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने कच्छ देखा नहीं है पूरा। डॉक्टर साहब बता रहे थे पानी पहुंचा नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं, आज से 30 साल पहले 25 साल पहले 30 साल पहले जब हमारे गांव में एक टैंकर आता था, पानी का एक टैंकर आता था, वो टैंकर पानी देने आता था। अभी आज मैं दावे के साथ मेरा गांव कच्छ का भूकंप का एपिसेंटर चौबारी गांव है। कोई भी आकर के देखे, सबसे पहली विजिट देश के बड़ा प्रधान की, जब वो सीएम थे, सबसे पहली विजिट हमारे गांव की थी। मेरे गांव में 555 लोगों की डेथ हो गई थी और हमारे बीच में मोदी जी आए और वहां आकर के हमको सदियारा दिए। हम सबकी आंखें भीनी हुई थी। उसी टाइम मोदी जी ने उसी समय बोला था कि आज हमारा देश में पूरे दीपावली के दिन आए थे, हमारे दुखी लोगों के साथ दीपावली मनाई थी। और मोदी जी ने बोला था कि आज पूरी दुनिया में पूरे हर घर में दीप जल रहा है, लेकिन इस गांव में, इस कच्छ में कई घरों में कई दीप बुझ गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करें, यहाँ के विकास की शुरुआत यहाँ से होगी। मानो उसी दिन से, आज मैं मेरे गांव की मैं बात करूं, विकास की शुरुआत कच्छ से, मेरे गांव से हुई। और मैं बात पानी की कर रहा हूं कि जब एक टैंकर पानी का आता था, आज मेरे गांव से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे गांव से दूध का दो टैंकर बाहर जा रहा है। और नर्मदा वहां तक पहुंच चुकी है। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, फ्री में पानी मिल रहा है लोगों को। डॉक्टर हिमांगी ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो वहां से आए हैं और वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। मैंने बताया प्राइमरी केनाल बन गई है, सेकेंडरी और टर्सरी केनाल बनना बाकी है। सेकेंडरी का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ काफी 1000 किलोमीटर का काम बाकी है। काफी 1000 किलोमीटर का सेकेंडरी और टर्सरी केनाल का काम बाकी है। प्राइमरी बनी है, मैंने पहले भी बोला कि प्राइमरी सभी जगह बन गई है। सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी से पानी मिलता है, जो प्राइमरी केनाल के नज़दीक जो खेत है उसको पानी मिलता है। जो पूरा ट्रैक है सेकेंडरी केनाल का, गुजरात में 22,000 किलोमीटर का सेकेंडरी और टर्सरी केनाल का काम अभी बाकी है। ठीक है, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। डॉक्टर हिमांग, लेकिन आपको नहीं लगता जो बात उन्होंने यहाँ पर, आपका नाम क्या है? रामजी भाई ने जो बात यहाँ पर शुरू की, प्रधानमंत्री उस गांव में जाते हैं, दिवाली उनके साथ मनाते हैं, एक कनेक्ट है लोगों के साथ में। और यही सवाल इसलिए खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी या आपकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, क्या यही वो कमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं लोगों के पास जो कनेक्शन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं फेल होते हैं? देखो, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, काफी स्टेट कवर कर चुके हैं। मोदी जी लोगों से कनेक्टेड है, वो दावे को मैं खारिज नहीं करता, लेकिन राहुल जी भी पूरे देश में अभी पैदल चल रहे हैं, लाखों लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, चैनलें दिखाती नहीं है, मोदी साहब की जब छोटी रैली होती है पूरे दिन चैनल दिखाती है, राहुल जी का एक भी क्लिप्स नहीं आता, ये अलग बात है। लेकिन चल रहे हैं, लोगों को कनेक्ट हो रहे हैं
और आपने ये सही बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये लगा कि कनेक्ट विद द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो दूरी हो गई थी वो दूर करने के प्रयास शुरू हो मैं चुके हैं। अगर मुझे पता होता कि इस वाले मुद्दे पर भी आप आरोप लगाने वाले हैं तो मैं हमारे खुद के दूरदर्शन पे जो रोज शो होते हैं, डिबेट शो, मैं उनकी क्लिपिंग्स यहाँ पर लेकर आती और मैं आपको दिखाती कि हफ्ते में लगभग 3 दिन हमने राहुल गांधी की यात्रा को ही डिस्कस किया है। और जब जब यात्रा इधर से उधर गई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात बोली उसको हमने चर्चा की है। तो अगर मुझे पता होता कि इस पर भी आप सवाल खड़े करेंगे तो मैं पक्का क्लिप आती। अंत में एक सवाल आप कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी से फिर खत्म करते हैं जी। बचाव तालुका का कुंभरडी गांव मेरा है और वो वहाँ हमारा टर्सरी कैनाल चालू हो गया है, सेकेंडरी कैनाल भी चालू हो गया है। अभी हमारे एरिया में कम से कम 500 हेक्टर जीरा का बोयाई हमने कर दिया है। पिछले साल भी हमको पानी मिला था और वो पानी से हमारा कच्छ का जो वागड़ विस्तार है वहाँ से 700 करोड़ रुपया का जीरा हमने बाहर भेजा हुआ है। ओके। तो ये हमारा किसानों का जो बोल रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा है, हमको एकदम दुख हुआ कि कच्छ के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दूसरा बात मैं बोलता हूँ, साहब ने बताया कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आपके उधर नहीं लगी है। हमारे उधर शायद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगी होएगी, लेकिन हमारा एफपीओ जो गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया वो एफपीओ चालू हो गया। एक किस्त हमको मिल गया, हमारा अकाउंट में 1,25,000 रुपया जमा हो गया। चलिए ठीक है। ये में और इंडस्ट्रीज के अंदर 350 किसान जुड़े हुए हैं। जो किसान को उसका प्राकृतिक खेती का माल बेचने के लिए अड़चन हो रहा था, आज हमारे 350 किसान 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे। उसका पूरा जो हम लोग कोथरा भर के बेच रहे थे, आज हम थैली भर के वो मार्केटिंग कर रहे हैं एफपीओ के जरिए। और आप आके, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ। मेरा नाम हितेश है और कच्छ से बिलोंग करता हूँ, बचाव से। आप आइए हमारा खेत में और देखिए क्या नज़ारा कच्छ का है। मेरे ख्याल से आपको चुनाव के बाद जाना चाहिए, क्योंकि हकीकत जो है वो तो आप बीती लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमें आंकड़ों पे ना जाकर कम से कम जो लोग वहां से आए हैं और किसान जो बैठे हैं उनकी बात पर भी विचार करना चाहिए। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े और अपना समय कीमती निकाल करके यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।